हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS बिजनेस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती, जी हाँ, BPSC TRE 30 के लिए और जो सक्षमता परीक्षा था उसका जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी में आज सेट नंबर तो 16 देखेंगे। बट ये जो सेट है, जी हाँ, ये जो बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा हुआ था 24 अगस्त को, जी हाँ, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा पेपर? तो फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। याद रहे, उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है। तो कौन वृद्धि नहीं करेगा? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये करेगा नहीं। सौर सेल वृद्धि करेगा नहीं। पवन चक्कियाँ करेगा नहीं। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। अब जो कार्बन स्रोत का, जो कार्बन उत्सर्जन का जो सर्वाधिक स्रोत है वो है फॉसल्स फ्यूल्स, मतलब जो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आहार श्रृंखला में संख्यानित श्रृंखला को शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार जाल। क्या कहा जाता है? आहार जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी हरे पौधे सूर्य प्रकाश के ऊर्जा का डैश % या प्रतिशत ग्रहण करता है और फिर उसे खाद्य में रूपांतरित करता है। ये लगभग करता है जो 1%। जी हाँ, जो सूर्य प्रकाश आता है उसका लगभग 1%। इस 1% पे पूरे जीव जंतु क्या कर रहा है? आश्रित है। यानी हम लोग जो डिपेंडेंट हैं वो सूर्य प्रकाश का केवल और केवल 1% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? मजबूती मिली थी तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, ये आंदोलन एक गांधीवादी आंदोलन था और ये भी पूछा जा सकता है कि ये इसकी प्रवृत्ति कौन सा था? तो गांधीवादी था। प्रवृत्ति कौन सा था? तो गांधीवादी प्रवृत्ति का था। ये 1970 के दशक में, ठीक, 1970 के दशक में आंदोलन संचालित हुआ था। इसमें महिलाओं की बात करें, इसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ भूमिका लिया था और एक महिला जो काफ़ी फेमस हुई थी वो है गौरी देवी। कौन है? श्रीमती गौरी देवी, क्योंकि पेड़ों को काटने से वो लिपट गई थी और ये आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 5 नंबर है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पे मौजूद है। यानी प्रथम पोषण स्तर पे कौन सा मौजूद है? तो प्रथम पर होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चूंकि ऑप्शन कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। नेक्स्ट 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ये क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी पूछा था कि कौन रासायनिक चक्र में मौजूद है। ठीक है, 21 में इसमें पूछा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए, ऑक्सीजन चक्र है। जी हाँ, हम लोग जो रिलीज करते हैं और लेते हैं, ये गैसीय चक्र हुआ। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, ऑक्सीजन ये गैसीय चक्र है। लेकिन जो फॉस्फोरस है, जी हाँ, ये एज इट इज, जो यूपीएससी में ऑप्शन दिया था एज इट इज, इसको उठा के दे दिया है बीपीएससी में भी। यानी कह सकते हैं कि ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस चक्र। चूंकि जो फॉस्फोरस होता है वो अवसाद के रूप में होता है। ठीक, अवसादी चट्टानी के रूप में होता है, चट्टान, या कह सकते हैं कि पहाड़ के रूप में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस चक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? अकार्बनिक को कार्बनिक में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा जो स्वपोषी है। जी हाँ, क्योंकि ऑप्शन क्या क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो लीफ होता है, पत्ता होता है, ठीक है, उसमें रहता है, इसमें रहता है। तो एक तो हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा? प्लांट है जो स्वपोषी हो जाएगा, यानी पौधा, ठीक है, जो खुद अपना भोजन बनाता है। और दूसरा होगा कुछ जीवाणु भी है, इस तरह के कार्य करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंग दैर्घ्य है? उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंग दैर्घ्य। तो एनर्जी लेवल सर्वाधिक किस में होगा? तो पराबैंगनी किरणें में, लेकिन इसका जो वेवलेंथ है वो छोटा होता है। वेवलेंथ क्या है? छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक पोषण स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय यानी जमा हो रहा है, संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर डैश अपघट्य यानी जो अपघटन नहीं होता, इसे जो विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है? स्टोर होते जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको जैव आवर्धन, जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यानी जनसंख्या वहन क्षमता, ठीक है, तो ये हो जाएगा सीमित संसाधन, ठीक है, क्योंकि संसाधन सीमित है, इसी पे डिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मिथेनोग्लोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? यह होता है नाइट्रेट। इसके कारण नाइट्रेट, या इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट कैडमियम्स क्या होता है? इटाई। कैडमियम्स क्या? इटाई, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 12, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह डैश होता है। कैसा होता है? ये पिरामिड होता है, यानी एक तरफा होता है। कैसा होता है? एक तरफा, और 10% के नियम को फॉलो करता है, जिसको लिंडनमान थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो चूंकि पारितंत्र इकोसिस्टम का सूक्ष्मजीव है, जंतु है, पादप है, अर्थात क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। 14, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? ये होता है मीथेन। वैसे मीथेन कुल 6 अलग अलग तरीके से 6 अलग अलग चीज़ों से उत्पन्न होता है, इसमें से एक लैंडफिलिंग है। उसके अलावा जो जलावन फॉसल फ्यूल से, उसके अलावा धान के खेत से, उसके अलावा जो कोयला का खान है उससे, उसके अलावा जो जानवर है, ठीक है, जानवर है जो जुगाली करता है, यानी जो मुंह हिलाते रहता है, उससे भी ये निकलता है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, पादप है, इसको खाया हिरन, हिरन को खाया शेर, ठीक है। अब देखिए, पादप है, इसको खरपतवार खाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन इसे खत्म। पादप है, इसको मेढक खाएगा नहीं, ये खत्म। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। 16, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, यानी प्लास्टिक जो है वो जैविक क्रिया द्वारा क्या होगा? विघटित नहीं होगा। जैविक मतलब जो सूक्ष्म जीवी है उसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवाणु द्वारा ये अपघटित नहीं होता है। बैक्टीरिया अपघटक है, जिसका अर्थ होता है कि मृत जीवों को तोड़ देता है, लेकिन चूंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन नंबर 17, ये है रीजनिंग। तो रीजनिंग एंड मैथ्स का आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके लिए सॉरी 49 से फिर स्टार्ट है जीएस पोर्शन, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि उसका कारण क्या है? कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन केवल प्रबल अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करता है, यह भी पूछा जा सकता है। जो टीन है केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? जो सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके जो निर्माण में भी, उसके रिलीज में भी, ठीक है, उसमें भी ये मदद करता है। देखिए, डिंब का निर्माण करता भी है अंडे को इकट्ठा करके, उसके बाद एस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरोन का भी, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थात ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 51, इमली में कौन सा अम्ल है? इसमें रहता है इमली यानी टर्मरिक, कौन सा अम्ल रहता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन आपको सी है। ठीक है, उसके अलावा लैक्टिक अम्ल जो दूध में दिख जाएगा। नेक्स्ट 52, क्लोरोफॉर्म क्या है? यह है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। क्या है कि क्लोरोफॉर्म एक बैक्टीरिया का समूह है जो मानव के आंत में, जो इंटेस्टाइन है, उसमें ये रहता है। ठीक है, जिसकी जो जल में मेनली उपस्थित रहता है, रॉड की तरह होता है, एक तरह से ये इस तरह रहता है। नेक्स्ट 53, विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है वोल्टीमीटर का। किसका उपयोग होता है? वोल्टीमीटर का। और दूसरा क्या है? गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या है? तो एक उपकरण है जिसका उपयोग जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो को ये मेजर करने क्या करता है? करंट मेजर। लेकिन अगर ऑप्शन दे दे कि छोटा अमाउंट में, ठीक है, करंट मेजर कर रहा है, तो भी गैल्वेनोमीटर ही होगा। पोटेंशियोमीटर काम क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो रेसिस्टेंट है, यानी EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पता लगाता है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी एक तरह से ये मेजर करता है, यानी रेसिस्टेंट जो उसके अंदर है। 54, चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है? एक सदिश राशि है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या है? सदिश राशि, यानी उस भौतिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। क्या हो? दिशा, डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे कि वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी में दिशा एंड मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन स्पीड है, ठीक है, स्पीड में दिशा एंड मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता है, ध्यान रहे। जैसे फोर्स में m इंटू ए, एम क्या हो गया? मास, एंड ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी पर चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो भी हो जाएगा। यानी जिसमें भी डायरेक्शन हो दैट इज कॉल्ड सदिश राशि, और वह चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? कौन सा स्थिति में धकेलेगा? तो खड़े होने की स्थिति में। बैठल में धकलाएगा नहीं, जमीन पर लेट के तो खुद ही लोटपोट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश है? तो पीला नहीं होता है, नीला नहीं होता है, तो देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या दे रखा है। बाकी ऑप्शन बैगनी, जी हाँ, ये सर्वाधिक क्या होता है? ये सर्वाधिक बिखरता है, ठीक है, सर्वाधिक। और सबसे कम कौन होता है? रेड, मिनिमम और मैक्सिमम बैगनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सतह चूंकि गिरने लगेगी, क्या हो जाएगा? गिरने लगेगी। ऑप्शन सी। 58, निम्नलिखित में से pH 7 से अधिक है। निम्नलिखित लगा रखा है, तो रक्त प्लाज्मा क्या होता है? 7.4। एक तो ये हो गया। उसके अलावा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी का नहीं है, pH कम है, क्योंकि सब दोनों गैस्ट्रिक जूस जो कि एसिडिक नेचर का है और सिरका भी एसिडिक नेचर का है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल और केवल सी। 59, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, ये होता है लगभग 2 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 60, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ये आपका NCERT का लाइन है। कौन सा बनता है? तो विरंजक चूर्ण। कौन सा बनता है? विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट 61, माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को कहते हैं।
अनुवंशिकता क्या कहेंगे, जेनेटिक होता है, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कोड है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड में आता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 62 ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, कौन बात है देख लिया जाए ऑप्शन। बात यह है कि अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये बातें नहीं। दूसरा है अमीटर को श्रेणीकरण में और वोल्ट मीटर को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी उपयुक्त है। क्या हो जाएगा, ये जो अमीटर है ये जो करंट मेजर करता है ये श्रेणी क्रम में रहता है ऐसे, और बाकी जो है वोल्ट मीटर ये ऐसे क्या रहता है, पैरेलल में रहता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 63 लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तनु जो है ना ये तुलनात्मक स्थिति है, क्या है तुलनात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होगा। नेक्स्ट 64 बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो देखिए वन रोपिए, वन ज़्यादा बड़ा होगा तो पानी को रोक देगा, और जो सुंदरी वन है यानी सुंदर वन है वो बाढ़ जो टाइड है यानी ज्वार को भी रोकने में वो मदद करता है। 65 ट्विटर के नए सीईओ अधिकारी कौन है। ट्विटर बदल गया है किसमें, एक्स में, किसमें बदल गया, एक्स में। अब जो अभी जो 2023 से जून 2023 से जो भी है उसका सीईओ वो है लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट जो कि ऑप्शन सी में है। 66 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। ये क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई में डाल लीजिए। बिहार के साथ कोई एग्जाम नहीं है जहां से जनगणना से कम एक तो श्योर ही रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाता है, तो ये इसको आप अपने टॉप गियर में रखें। जो महिला साक्षरता दर है वो 51.5% है, कितना है 51.5% है, कितना है 51.5% है, और पुरुष साक्षरता दर है 51.2% है, जबकि ओवरऑल है 61.8% है, और महिला की जनसंख्या में बिहार नीचे से सेकेंड पर है। सवाल है कि नहीं, बिहार टॉप पर है, नीचे सेकेंड जो है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है, ये मिली थी पेपर मेसी कलाकार के रूप में वो जानी जाती है, पेपर मेसी कलाकार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था और क्या है, और ये कई बार पूछा जाएगा, तो ये जो था वो पद्मश्री बिमल पटेल। और पहला कौन था जो वास्तुकार था पुराना संसद भवन का, तो एडविन लुटियन, जो कि फ्रांस के डिजाइन पे वो डिजाइन किया था। फ्रांस में इस तरह की बिल्डिंग है। चलिए नेक्स्ट है कि 69 केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाता का प्रभावी प्रतिशत क्या है। जो केवल संविधान सभा, ठीक है, में कितना था, तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, पॉलिटी का 11th क्लास के या 12th क्लास के एनसीईआरटी का लाइन है। कितना परसेंट था, तो ये 10 से 15% था। कितना है, 10 से 15%। ये एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट 70 किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। ये जो राज्य था मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश, और ऑप्शन हो जाएगा, सब करेंट अफेयर्स है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता
इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता किस देश के है? ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, इसका जन्म 1307 में हुआ था, सॉरी 1303 में, 1304 में, 3 नहीं 4 में, 1304 में हुआ था इब्न बतूता का, और ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, ये मतलब इसको बाद में जो चीन भेजा था, MBT चीन भेजा था अपना दूत बना के, लेकिन ये भाग गया, मतलब भाग गया। 72 हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जो इसकी अगर लंबाई की बात की जाए 635 किलोमीटर, जो 96 केबलों से बनाया गया है, 96 केबल से, उधमपुर श्रीनगर जो बारामूला लिंक है वहाँ पे। 73 भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? वेदांता समूह का था, और ये किया गया था गुजरात में। 74 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे, जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ये किसका लाइन है? ये जो लाइन है इरविन का। किसका लाइन है? इरविन का। ठीक है। 75 निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 वर्किंग ग्रुप का सदस्य है? ठीक है, I2U2 वर्किंग ग्रुप का इसमें 4 सदस्य है, 2 I से और 2 U से। ठीक है, 2 U से। तो एक तो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, दूसरा भारत, तीसरा इजराइल, और एक और है USA। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध वारंट जारी किया था? ये युद्ध था जो मतलब कि रसिया और यूक्रेन के बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच वाला। तो किसके विरुद्ध था? तो जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच IFPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। मोदी जी गए थे पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये था तो न्यूयॉर्क का। कहाँ का था? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से किस देश को संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ये किया था कौन? तो USA। इसने क्या था? अमेरिका। ऑप्शन सी। 80 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था ऑप्शन बी जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व, ठीक है, क्या 30 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा? पहले तो 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 120 मिनट। और 120 मिनट मतलब 2 घंटा, 2 आवर। चूंकि पूर्व में है, तो क्या हो जाएगा कि 2 बजे, दोपहर 2 बजेगा। चूंकि पूर्व में क्या होता है? समय पहले सन होता है, सूर्योदय पूर्व में पहले होता है। चूंकि 2 यहाँ बज रहा है, तो यहाँ पर अगर 12 यहाँ पर बज रहा है तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है समय पहले हो चुका होगा, तो दोपहर 2 बजेगा। नेक्स्ट 82 महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम। 83 निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द इसका जो है एक तरह से कि मल्चिंग मतलब जैसे कि याद कीजिए गांव में कभी कभी देखिएगा जो छोटा छोटा पौधा लगाया जाता है सब्जी उब्जी का, तो उसके ऊपर से ढक देता है, मतलब ताकि उससे क्या होता है कि उसमें नमी बने रहे
और चिड़िया उड़िया भी नहीं खाए। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का लाइन है, 9th क्लास का। तो क्या कह रहा है कि फसलों के खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों से, मतलब उसको ढक देना होता है। ठीक है, जैविक पदार्थ से कोई चीज़ से ढक दीजिए, जिन्हें पुआल उवाल से ढक देता है। 84 भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो देख लिया जाए। पहला है केजी बेसिन, ये क्या है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, ये कहाँ है? तो जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का ये क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर है, अर्थात ये बंगाल की खाड़ी का इलाका है, ये सही है। असम में सुरमा घाटी असम में है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखते कथन। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि लुनेज क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो लुनेज जो है गुजरात में पहला तेल शोध कारखाना है। ठीक है, पहला तेल जो कारखाना स्थापित किया था लुनेज, जो गुजरात में। तीनों ही सही है, अर्थात क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन डी एक से अधिक। 85 छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति या संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये भी आपके SCERT का लाइन है। किसको करता है? तो कदम का। किसको करता है? कदम का। नेक्स्ट 86 निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो सिंपल सी बात है, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। 87 भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तौर तरीके में से एक है। जी हाँ, जब जानवर आता है तो चूहे भी बिल से बाहर आ जाता है, कुत्ता उत्ता को पता चल जाता है। ये बातें सही है। नेक्स्ट है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, पी तरंगे अनुधैर्य तरंग है। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत है, अनुधैर्य है। ठीक है, और अनुप्रस्थ कौन सा है? तो एस तरंग है, अनुप्रस्थ है, लेकिन ये कथन गलत है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ये कथन सही है। ठीक है, जहाँ इपी सेंटर होता है, भूकंप के इपी सेंटर जो वहाँ से निकलता है उसको इपी सेंटर कहते हैं। ये बातें सही है, तो हो जाएगा आप 1 और 3 सही, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर, चलिए देखते हैं। सिंगल ऑप्शन है। तो ये जो है कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, यहाँ सुपीरियर लेक है, वो जो 5 लेक है उसमें से एक ऊपर वाला सुपीरियर है। ईरी, मोन्टेरियो, ये सब भी उसी का पार्ट है। नेक्स्ट 89 आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो शुक्र को। ध्यान रहे, ये पूछा जा सकता है भविष्य में कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। स्टेटमेंट ये और उसका स्टेटमेंट 2 देगा व्याख्या में कि चूंकि आकार और माप के समानता के आधार पे शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 90 निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ये जो पहले तो 16 देश में आसपास है अमेजन बेसिन। ठीक है, इसमें से 60% जो है अकेले ब्राजील का पार्ट है। अब सवाल है इसका हिस्सा कौन सा है? तो वेनेजुएला है। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। ठीक है, क्यों है वेनेजुएला? और ये जो नदी बेसिन है विश्व का सबसे बड़ा है और लगभग 7 लाख, ठीक है, 50,000 किलोमीटर का एरिया है। मील में, ठीक है, मील में है, किलोमीटर स्क्वायर में है, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, नेक्स्ट 90 के साथ 91 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो कितने क्रम परत है? 5 है। कौन कौन है? क्षोभ मंडल,
समताप मंडल, बीच वाला क्या कहते हैं, मंड मंडल, क्या कहते हैं, मध मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और फिर अंतिम में बहिर मंडल। तो बाकी ऑप्शन एक ऑप्शन नंबर बी है, जो समताप मध तापमंडल, तापमंडल को आयन मंडल कहते हैं, ठीक है, और बहिर मंडल। 92 स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म है। कौन सा देश है, सही पूछ रहा ना, अच्छा सही। तो लदांग जो है वो मलेशिया में, लदांग कहाँ पर है, मलेशिया में। बाकी चेना जो है ये श्रीलंका में, बांग्लादेश नहीं बल्कि श्रीलंका में, श्रीलंका में। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। और बाकी क्या है, मिल्पा, कौन है, मिल्पा, ये मिल्पा जो है मैक्सिको में, कहाँ पर है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको में। ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल एक सही है। 93 वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। वायोवृद्ध, तो ओल्ड ग्रैंडमैन लेडी के नाम से जो मशहूर है वो अरुणा असफ अली थी। कौन थी, अरुणा असफ अली। और ये जो रेडियो, कांग्रेस का रेडियो था, उनमें इनका जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उनमें ये सक्रिय रूप से भागीदारी लिए थे। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, अरुणा असफ अली। नेक्स्ट 94 किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। यहाँ से दो बात आपको ध्यान रखिए, होम रूल का संबंध दो व्यक्ति से था या कहीं दो संस्था था, संस्था एक ही था, बाद में मतलब दो संस्था था, बाद में एक हो गया। पहला तिलक का, ठीक है, दूसरा एनी बेसेंट का। ध्यान रहे, जो तिलक जी का हुआ था ये पहले हुआ था, ठीक है, तिलक जी का होम रूल लीग आंदोलन पहले स्थापित हुआ था, ये हो गया था अप्रैल में ही, ठीक है। और ये जो हुआ था एनी बेसेंट का, चूंकि एनी बेसेंट वाला ही ज़्यादा फेमस है, ये हुआ था सितंबर में। अब सवाल है किस स्थान पे हुआ था। ये जो हुआ था तिलक जी वाला, ये कर्नाटक के बेलगाम हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में, जहाँ पर गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 95 हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित है। ये कौन किए थे, चूंकि ये पूछा पत्रिका से संबंधित थे, कौन कौन है। एक तो स्वामी सहजानंद जी थे, ठीक है, जो काफ़ी फेमस हुए। उसके अलावा इसमें राहुल संकीर्तन भी जुड़े थे और अन्य व्यक्ति भी इसमें साथ में आए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। यमुना काजी भी जुड़े थे, बाद में यमुना काजी भी जुड़ा था 1940 के पास, ठीक है, 1940। उपरोक्त में से तीनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह मर्द सोए हुए है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये एक्चुअली कैप्टन हीरोज ने कहा था, कैप्टन हीरोज ने कहा था कि विद्रोही सेना में कोई एक मर्द है तो वह सोई हुई औरत है। बोला था कि विद्रोही सेना में उसके शहादत पे कि विद्रोही सेना में कोई मर्द है तो वह सोई हुई औरत है। नेक्स्ट 97 जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। श्रम हो या कृषि, कृषि और श्रम ये दोनों बिहार के पक्ष में था, बिहार के मंत्री थे। तो ऑप्शन देख लीजिए बिहार वाले कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। 98 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगेरियन यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। यह महीना था मई, कौन महीना में, मई 1918 में हुआ था। नेक्स्ट 99 निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देख लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल का लेखक थे,
ये बातें सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 100 नंबर, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये लिया था जो कि जनजाति है, तो जनजाति उराव था, उराव जनजाति था। कौन जनजाति? उराव। और जो व्यक्ति था वो जतरा उराव था। ठीक है, जतरा उराव व्यक्ति था जो लिया था, जो 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 पलामू बाग के हजारी क्षेत्र है वहाँ ये आंदोलन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? हजारीबाग के क्षेत्र में। और चूंकि ये गया अधिवेशन आ गया है तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने। देशबंधु चित्तरंजन दास ने। चूंकि गया है कहाँ पर? तो बिहार में है। तो एक सवाल और बनता है, बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुआ था? तो तत्कालीन बिहार के 3 क्षेत्र में, एक पटना के बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में, दूसरा गया में, और तीसरा जो धनबाद में हुआ था वो रामगढ़। 101 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है इंडियन स्पेक्टेटर, इंडियन स्पेक्टेटर। ठीक है, ये जो लिखा था ये महलबारी जी लिखे थे। ठीक है, कौन लिखे थे? महलबारी जी, बी महलबारी, इसे पूरा नाम इनका है बेहरम जी महलबारी। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एडवोकेट ऑफ इंडिया। ये एडवोकेट ऑफ इंडिया, इसका जो लेखक थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। ठीक है, एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। और यानी ये दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट है यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। उन्होंने 1919 से 1931 के बीच जो प्रकाशित हुआ था पत्रिका, उसका ये लेखक थे। तो यानी गलती क्या हो जाएगा? 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूंकि गलत पूछा है और गलत 1 से अधिक है। नेक्स्ट 102 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? सुभाष बाबू थे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट 103 महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। नेक्स्ट 104 किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? ये क्वेश्चन देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी के पिछले 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। 5 में 3 बार। ये आंदोलन का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी डांडी मार्च से। डांडी मार्च से स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च को। खत्म ये डांडी पहुंचा कब? डांडी कब पहुंचा? तो 5 अप्रैल को डांडी पहुंचा। ठीक है, और आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल को। ध्यान रहे, पहुंच गया था 5 अप्रैल को ही, लेकिन आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल को। 105 एंगेस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान या अंश था? तो लगभग 32%। लगभग 32 से, ऐसे तो ऑप्शन 30 से 33% होना चाहिए, क्योंकि लगभग लगा दिया है तो हो जाएगा लगभग 32%। जो मतलब कितने परसेंट? 32%। और यही नहीं, जब भारत आज़ाद हो रहा था, चूंकि ब्रिटेन के आने से पहले चीन और भारत के जो जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में योगदान था लगभग 60% था। नेक्स्ट 106 सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, देखिए जब भी मैच करे ना, ठीक है, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें से आपको याद कौन 100% है, कंठस्थ याद कौन है। ठीक है, उसको आप क्या करें, पहले देखें। जैसे कि देखिए विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है, विशेष, तो इसको बड़ा कर देते थोड़ा। विशेष विवाह 1954 आया था। कब आया था? 1954। तो 1 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। 1961 ऑप्शन
19 यानी ये हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा डी नंबर। समान पारिश्रमिक अधिनियम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ये 1976 में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1976 ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नारी अवशिष्ट प्रतिनिधि यानी प्रतिषेध अधिनियम ये कब आया था 1986 में, ये हो जाएगा आपको बी का सी नंबर। तो ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन उधर दे रखा है, ऑप्शन जो भी हो बट वही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 97 निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से पहले बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो ये जो बातें था, पहली बात तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। समता का, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था, और जो अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ प्रावधान करने की बातें की गई थी, अर्थात तीनों ही कथन सत्य है। आंसर कहा जाएगा ऑप्शन डी। 108 पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? यह था धर्मपाल, ठीक है। 1983 में वॉइस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। धर्मपाल एक इतिहासकार है जिसका मृत्यु 2006 में हुआ, ये इतिहासकार है। 109 भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करती है या करता है? तो बंधुत्व का जो भावना है यानी भाईचारा, बंधुत्व मतलब भाईचारा, ठीक है। भाईचारे शब्द से है, देखिए क्या कह रहा है, तो ऑप्शन कहाँ दिख जाएगा आपको? भाईचारा। अगर इसकी व्याख्या बंधुत्व को की जाए, इसका मतलब है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा। अब सवाल है किस सेंस में भाईचारा, तो ये कहीं व्याख्या नहीं किया गया, बस भाईचारा है। सवाल है किस तरह से, तो देखिए देश की एकता और अखंडता में के लिए भाईचारे को बनाए रखना, किसी व्यक्ति की गरिमा मेंटेन्ड है, ये संविधान निर्माता का क्या कहते हैं दार्शनिक पक्ष है, ठीक है। तो उसके व्यक्ति की गरिमा बना रहे, इसके लिए जरूरी है भाईचारा हो। सभी नागरिक को न्याय, उसकी स्वतंत्रता, उसकी क्षमता का सम्मान करें, इसके लिए भी भाईचारा जरूरी है। यानी तीनों ही कथन क्या होगा? सही होगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। भाईचारा एक मतलब वस्तुनिष्ठ शब्द नहीं है, बल्कि इसके व्यापक अर्थ है। भाईचारा वो सभी चीज के लिए है जहाँ पर आप आपसी सौहार्द को बनाए रखना है, ठीक है। 110 इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये कहा था एन.बी. रमना, ठीक है। 111 सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। पहली बात जो फेमस है गरीबी हटाओ, ये भी आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी है उसका लाइन है, 11th या 12th का है, लेकिन इसी दोनों में से किसी का है। गरीबी हटाओ ये किसका था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी का था, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी यानी 1 का 2। अब ऑप्शन खोजिए, 1 का 2 कहाँ कहाँ है? 1 का 2 देखिए, 1 का 1 है, ये खत्म। 1 का 2, 1 का 2 बाकी देखते हैं। तेलुगु के लिए स्वाभिमान की रक्षा, ठीक है, ये टी.एन. रामाराव ने कहा था। तो 4 का 4 अगर देखें तो अभी ये दोनों सही चल रहा है। उसके बाद है जोतने वाले की भूमि, ये इस तरह के नारा कौन देता है? तो वाम मोर्चा। कौन देता है? तो वाम मोर्चा। यानी 3 का 1, सी का 1 यानी ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और बाकी है लोकतंत्र बचाओ, ये जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 1978 में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जनता पार्टी 1978 में जब चुनाव लड़ी थी उस समय इस नारे को दिया गया था। 1978-77 में जो चुनाव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के से निर्मित हुआ था? कौन सा निर्माण हुआ था? ये तीनों ही हुआ था। पहला था कम्युनिस्टन
ठीक है, क्या था ये, क्या था, तो थर्ड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था 1919 में, ठीक है, वो हुआ था यहाँ पे। उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, ये 1920 में उसका गठन हुआ था। ये सब जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति मतलब जो मजदूर सर्वहारा वर्ग की क्रांति है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, उसके हुआ था। और पूर्व लोगों का सम्मेलन ये भी 1920 में हुआ था। ये तीनों ही हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 113 किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय जी। किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय जी। नेक्स्ट है 114, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो मांग तो बहुत सारा था कि वन क्षेत्र में पशुओं को चराने का अधिकार हो, लकड़ी इकट्ठा करने का अधिकार हो, राजस्व भूमि में कमी किया जाए और बेगार को भी बंद किया जाए। यानी क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। 115, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ये क्या था? इसे पूरा नाम है चार्ल्स डी मोंटेस्क्यू, ठीक है। ये उसका जो बुक था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन शक्ति का जो पृथक्करण है, ठीक है, पृथक्करण ये यहीं से आया है, द स्पिरिट ऑफ लॉज से, शक्ति का पृथक्करण। नेक्स्ट 116, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण कौन था? तो जो विस्तार करना चाह रहा था अपने बिजनेस व्यापार को, इसलिए वन को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहा था, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के विस्तार के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए, जी हाँ, रेलवे जो स्लीपर कोच बन रहा था उसके निर्माण के लिए, ये सब आपको 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रेलवे की मांगों को प्रसार करने के लिए, फिर था कि जो नौसेना में जो इमारती लकड़ी जाता था उसकी जो रेलवे पटरी जाता था, पुराना वाला पटरी, उसमें कटन करता था। और तीसरा था कि नियोजित वनों की मांग को पूरा करने तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण के लिए। अर्थात तीनों ही कथन सत्य है और आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट 117, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षित, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह कथन था, ये जो है अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का है। नेक्स्ट रॉ ये भी पूछ सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1968 में। 1968 में जो विदेशी खुफिया जानकारी है उसको जुटाने के लिए 118, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? नेतृत्व भी सफल भी। तो बरदौली सत्याग्रह गुजरात जो हुआ था, और गांधी जी इसमें नहीं शामिल हुए थे लेकिन अपना आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट 119, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी, भारत और 1919 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, महामंदी का भारत पर प्रभाव केवल संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसी एकीकृत था। जी हाँ, अगर महामंदी जैसे कि कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना जो वार हो रहा था, इंडिया चाइना नहीं बल्कि रसिया भी नहीं, अमेरिका और चाइना जो ट्रेड वार चल रहा था, उससे धीरे धीरे मंदी की स्थिति आ रहा था। यही नहीं, अभी वर्तमान में बात की जाए तो जो जापान में जो मंदी की स्थिति आ रहा है, मंदी मतलब क्या होता है, टेक्निकल टर्म होता है कि 2 क्वार्टर, ठीक है, 2 क्वार्टर अगर वृद्धि दर निगेटिव चला जाए, इसको क्या कहते हैं? मंदी। 2 क्वार्टर अगर वृद्धि दर निगेटिव चला जाए तो इसको कहेंगे मंदी, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा, मंदी से भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। जी हाँ, जैसे कभी
यूक्रेन और रशिया वार हो रहा है तो मंदी का शंका जता रहा है। नेक्स्ट है, ये भी होगा। नेक्स्ट क्या है कि मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों और किसान आयातों एवं निर्यातकों को प्रतिकूल प्रभावित किया। ये बातें सही है। और जो वैश्विक आर्थिक मंदी आया कब था, तो ये आया था 1929 में। 1929 में क्या इसका कोई प्रभाव हमारे संविधान निर्माता पर पड़ा? जी हाँ, हमारे संविधान निर्माता पर इस पे पड़ा, क्योंकि जब जो बाजारबाज था, ठीक है, जो बाजारवाद है, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, सुन लीजिए काम आएगा। जो बाजारवाद है, इसके एक खामियां को दुनिया में पता चला कि बाजारवाद में भी कमियां हैं, जो इस वैश्विक मंदी ने दिखा दिया था। और आज के क्वेश्चन का आखिर है, आज के सेट का। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, जी हाँ, पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो बाकी जो PYQ है, जो शिक्षक भर्ती के लिए हुआ है, उसको भी आपको जल्द ही 1 से 2 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे उसे भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि जब भी नोटिस आए तो आपको पता चल जाए। आखिर क्वेश्चन, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण हेतु भारत सरकार के अगस्त 13, 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? याद रहे, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से ये हुआ था 1992 में। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को संवैधानिक करार दिया और यहीं से ये आरक्षणवाद आता है। तो ये पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।